पाकिस्तान का असली रूप आज हम आपको दिखाते हैं। कैसे जिहाद की बातें कर नफरत ये फैलाते हैं। कभी बल्ले से खेला करते थे, अब नफरती बीज उगाते हैं। भारत की एकता को तोड़ने की नाकाम साजिशें रचाते हैं। अफरीदी, शोएब और इंजमाम जैसे नाम अपनी जिहादी बोली से कर रहे जहर फैलाने का काम। इनकी जुबान में जहर, इनकी नीयत में है आग, लेकिन ये भारत के प्रतिशोध की अग्नि में हो जाएंगे खाक। नमस्कार, आपके साथ मैं लावली विनीत हूं और आप देख रहे हैं जनमत, यानी वो मंच जहां से हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे, हमसे, समाज से और देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो आजकल देश में सिर्फ एक खबर की चर्चा है। चर्चा इस बात की कि कैसे पहलगाम के पापियों को उनके आखिरी अंत तक पहुंचाएंगे। कैसे पाकिस्तान को इस बार कल्पना से परे भी सबक सिखाएंगे। कैसे पाकिस्तान के आगोश में पल रहे आस्तीन के सांपों को उनके अंत तक पहुंचाएंगे। और चर्चा इस बात की भी कि कैसे उनसे जिनसे हम अमन की बातें किया करते थे, जो हमसे दोस्ती की बातें किया करते थे, जो हमें अपना हमदर्द बताया करते थे, वो झूठ फैलाने वाले शैतानी जिहादियों से कैसे हम अपने देश को मुक्त कराएंगे और उनको सबक सिखाएंगे। अब बात सबक की हो रही है तो सबक सिखाने का सिलसिला भारत ने शुरू कर दिया है। भारत ने इस बार ठान लिया है कि पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करना है और इसीलिए सैन्य भाषा में कहा जाता है मल्टी प्रोंग एक्शंस, यानी चारों तरफ से घेरने की तैयारी, चारों तरफ से लिए गए एक्शंस और निर्णय से दुश्मन को पूरी तरह से पस्त कर दिया जाए। और इसी कड़ी में आज सरकार की तरफ से अहम फैसला लिया गया कि 14 ऐसे जहरीले पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया जाएगा जो सीधे तौर पर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे, जो भारत के नाम पर एक प्रोपेगेंडा चला रहे थे, नफरत का प्रोपेगेंडा, जिनके भारत के अंदर भी लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन वो सब्सक्राइबर्स ये भूल चुके हैं, वो फॉलोअर्स ये भूल चुके हैं कि ये वो जिहादी शैतान हैं जिनके दिल में सिर्फ और सिर्फ भारत के प्रति नफरत का ही रंग सचता है, जिनके रगों में सिर्फ और सिर्फ भारत के प्रति नफरत दौड़ती है। साफ तौर पर वो चेहरे आज बेनकाब हो चुके हैं। वैसे तो ये कहा जाता है कि खेल का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान यहां पर भी अपवाद है, क्योंकि पाकिस्तान ने खेल को भी जिहाद का जरिया बना लिया है और जिहाद का जरिया बनाने वाले वो चेहरे आज बेनकाब हुए हैं। दरअसल पाकिस्तान के वो क्रिकेटर्स जो अब क्रिकेटर नहीं रहे, वो तो मौलाना और मुल्ला बन चुके हैं, जो भारत विरोधी नफरती बयानों का अपने यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। इंजमाम उल हक, शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, ये तमाम वो नाम हैं जिनकी फैन फॉलोइंग ही कहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में भी इनकी बड़ी तारीफ हुआ करती थी। लेकिन आज उन्हीं लोगों को जो भारत की धरती पर हैं, जो भारतीय हैं, जो हिंदुस्तानी हैं और जो इन खिलाड़ियों को सिर्फ खिलाड़ी के रूप में, उनके खेल के रूप में उनके फैन हुआ करते थे, आज दरअसल इन शैतानों की सच्चाई उन्हें जान लेनी चाहिए, क्योंकि ये वो जिहादी गिरगिट हैं जो बैट और बॉल छोड़ने के बाद कट्टरता की झंडा बरदारी कर रहे हैं, जिन्होंने जिहाद का झंडा बुलंद करने के लिए अपने आप को उस रंग में रंग लिया है। अगर आज की तारीख में इन्हें मुल्ला शोएब, मुल्ला शाहिद, मुल्ला इंजमाम उल हक कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये वो लोग हैं
जो सिर्फ और सिर्फ भारत विरोधी एजेंडे को ही हवा दे रहे हैं। पहलगाम के हमले के बाद से दुनिया भर में इस हमले की कड़ी निंदा हो रही थी, लेकिन अब आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से ये जिहादी कीड़े पाकिस्तान में बैठकर इस हमले के लिए भी भारतीयों को ही दोषी करार दे रहे थे। ये वो शैतान हैं, वो जिहादी हैं जो पाकिस्तान में पले हैं, जिनके डीएनए में ही जहर घुला हुआ है, कट्टरता का वो रंग चढ़ा हुआ है जो सीधे तौर पर इनके सच को उजागर करता है। वो सच आज हम आपके सामने रख रहे हैं। पाक के ये जिहादी क्रिकेटर किस तरह से बेनकाब हुए हैं और भारत सरकार ने किस तरीके से इनके YouTube चैनल्स पर चाबुक चलाया है, उसी पर आधारित है हमारी आज की ये स्पेशल रिपोर्ट। कट्टर प्रचारक हो सईद अनवर, जिसने मैदान पर पारियां खेली, अब मजहबी जलसों में भारत को दुश्मन नंबर 1 बताने से नहीं चूकता। क्या ये खिलाड़ी है या जिहादी मानसिकता के नए पोस्टर बॉय? याद कीजिए, जब भारत के विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान पहुंचे थे, पूरी दुनिया देख रही थी, लेकिन इन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने उस समय भी जहर उगलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। शोएब अख्तर ने कहा, पाकिस्तान ने शांति दिखाई। क्या शांति? कौन सी शांति? जब सेना आतंकी पाल रही हो और खिलाड़ी नफरत फैला रहे हो, तो उस देश की छवि क्या रह जाती है? ये पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी है। बातें तो ऐसे कर रहा है जैसे बहुत अच्छी बात कर रहा हो। पहले तो बोलता है कि भारत अपने लोगों को खुद ही मरवाता है, फिर कहता है हम तो अमन चैन से रहना चाहते हैं और उसी की बात करते हैं। इसको तो भारत के अंदर घुसने तक नहीं देना चाहिए। पहले आप बयान सुनिए कि आखिर ये जिहादी क्या कहता है। मेरे ख्याल में हर चीज आप 1 घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है। वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए, दहशतगर्दी आप किसी कोई भी मुल्क, कोई भी मजहब सपोर्ट नहीं करता, और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है। हमेशा हमने हमेशा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते रहे। हम लोग हमेशा, हमें काफ़ी थ्रेट्स मिलती रही वहाँ से। टूर से पहले हमें ये भी नहीं पता होता था कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वर्ल्ड कप अगर आपको 16 को याद हो, हम लाहौर में ही थे, हमें तो पता ही नहीं था। मैं एज ए कैप्टन लीड कर रहा था टीम को, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि हमने हमारी फ्लाइट होनी है कि नहीं होनी। तो आई मीन स्पोर्ट्स जो है ना, वो हमेशा मैं बात करता हूँ कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हमेशा बेस्ट रहती है। स्पोर्ट्स की वजह से ही आपकी कबड्डी की टीम आ जाती है इंडिया से, यहाँ क्रिकेट नहीं खेलते आपस में,
तो करना है तो फिर पूरी तरह बंद करो, अगर चलना है तो पूरी तरीके से चलो। इस गीदड़ के इस बयान से ये तो साफ हो गया कि जब इनकी कायराना हरकत की पोल खुलने के बाद भारत ने जिस तरीके से एक्शन लिया है, उससे पाकिस्तान के इन टट्टुओं की सांस अटकी हुई है। जिस तरीके से आज इनके हाथों में नफरत का झंडा है, ये अब खिलाड़ी नहीं रहे, ये तो जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। राम मंदिर पर भड़काऊ बयान देना हो, या कश्मीर पर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना हो, या फिर भारत विरोधी एजेंडा चलाना हो, इनका एजेंडा सिर्फ एक है, भारत को बदनाम करना। उधर भारत में खिलाड़ी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देशभक्ति का परचम फहराते हैं, और इधर पाकिस्तान में खिलाड़ी नफरत के मौलवी बन चुके हैं। फर्क साफ है, हम इमारत बनाते हैं, वो जिहादी मानसिकता का प्रचार कर नफरत फैलाते हैं। अब जरा देखिए भारत की तरफ, हमारे खिलाड़ी धोनी हो, युवराज हो, विराट कोहली हो या रोहित शर्मा सेना के साथ खड़े होते हैं, देशभक्ति को अपना धर्म मानते हैं। ये युवाओं को प्रेरित करते हैं कि देश के लिए बलिदान देने का जज्बा क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेटर बल्ला छोड़ते ही सीधे मजहबी मंचों पर चढ़ जाते हैं। ये खिलाड़ी नहीं, ये तो नफरत के सौदागर हैं। ये जिहादी कट्टरता की मानसिकता वाले क्रिकेटर हैं। यदि इनके सामने क्रिकेट के मैदान पर टॉस किया जाए और पूछा जाए कि एक तरफ अमन है, दूसरी तरफ जिहाद, तो यकीन मानिए अफरीदी जैसे नाम हमेशा जिहाद की तरफ गिरते हैं। शाहिद अफरीदी हो या फिर शोएब अख्तर, किसी टीम के ऑलराउंडर नहीं, बल्कि पाकिस्तान की नफरत ब्रिगेड के कप्तान हैं। ये वो टॉस है जिसमें सच्चाई हार जाती है और मजहबी जलालत जीतने का नाटक करती है। इनका एजेंडा सीधा सा है, भारत को बदनाम करना, झूठ फैलाना, युवाओं को नफरत की ओर मोड़ना। यही है इनका असली खेल, यही है इनका असली चेहरा। अब ये खेल बहुत साफ दिखने लगा है। अब वक्त है कि सिर्फ आतंक के ठिकानों पर ही नहीं, आतंक के इन चेहरों पर भी वार हो। ये खिलाड़ी नहीं, ये जिहाद के ब्रांड एम्बेसडर हैं और हमें इन्हें हर मंच पर बेनकाब करना होगा। ये फर्क है भारत और पाकिस्तान में। भारत में खेल को धर्म माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान में खेल भी जिहाद का जरिया बन गया है। अब बहुत हो गया, अब वक्त है खेल के नकली चेहरों के सर्वनाश का। अफरीदी, शोएब, इंजमामुल हक, अनवर, ये सिर्फ नाम नहीं, पाकिस्तान चेहरों को, ये वही चेहरे हैं जिन्हें आप खेल की दुनिया के स्टार समझकर तालियां बजाया करते थे। और देखिए ये कौन निकले, ये नफरत के सौदागर निकले, जिन्होंने खेल को ही जिहाद का जरिया बना लिया और भारत विरोधी एजेंडे को अपने प्रोपेगेंडा बनाकर अपना उद्देश्य बना लिया हो। तो फिर ऐसे जिहादी क्रिकेटर्स का क्या करना चाहिए, तय आपको भी करना है। इन्होंने केवल भारत के साथ ही नहीं, बल्कि अपने ही देश के अपने ही साथी, क्योंकि वो पाकिस्तान का हिंदू था, उसके साथ क्या किया ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेकिंग न्यूज की तरफ चलते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दे रहे हैं, रक्षा मंत्री की पीएम मोदी के साथ मुलाकात हुई आज, बहुत अहम मुलाकात। रक्षा मंत्री ने बता दिया है कि सेना का जोश हाई है, तीनों सेनाएं सभी मोर्चों पर मजबूत है, भारतीय सेना किसी भी एक्शन को तैयार है। रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच लगभग 40 मिनट तक महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में रक्षा मंत्री ने बता दिया कि हमारी सेना का जोश हाई है। तीनों सेना नभ थल जल तीनों ही स्तर पर दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए तैयार है। सिर्फ
हरी झंडी का इशारा है, सिर्फ इंतजार है उस हरी झंडी का। रक्षा मंत्री बता रहे हैं कि सेना का जोश हाई है और तीनों सेनाएं सभी मोर्चों पर मजबूत नजर आ रही हैं। दरअसल यही वो एक्शन है जिससे पाकिस्तान बौखला गया है, डर गया है, बिलबिलाहट पे पता नहीं कैसे कैसे बयान दे रहा है। गीदड़ भपकिया तो न्यूक्लियर अटैक तक की दी जा रही है, लेकिन खुद की हालत कितनी पतली है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चीन के किनारे पहुंच गया एक बार फिर से कि बचा लो हमें, बचा लो हमें, क्योंकि भारत का बब्बर शेर जाग चुका है और जब बब्बर शेर जागता है तो अपने दुश्मनों की बोटी बोटी कर देता है। तो पाकिस्तान चौतरफा बेनकाब हो रहा है। पाकिस्तान के जिहादी क्रिकेटर्स भी अब बेनकाब हो चुके हैं। काले कारनामे, उनके जहरीले बोल अभी अभी हमने आपके सामने रख दिए। धर्म के नाम पर बना ये देश और धर्म के नाम पर ही किस तरह से इस आतंकिस्तान ने भारत को अशांत किया, आतंक चौतरफा फैलाने का प्रयास किया, इसकी एक नहीं कई तस्वीरें हैं। दुनिया भर में जब कभी भी आतंक की बात होती है तो पाकिस्तान का नाम सबसे पहले अव्वल नंबर पर होता है। अब बात धर्म की हो रही है तो देखिए, ये एक ऐसा देश है पाकिस्तान जिसने धर्म के नाम पर अपने ही खिलाड़ी के साथ भेदभाव कर दिया, क्योंकि उसका धर्म हिंदू था। दानिश कनेरिया, ये चेहरा, ये नाम आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। दानिश कनेरिया वही नाम है जो पाकिस्तान के हिंदू खिलाड़ी रहे, तेज गेंदबाज रहे, जिन्होंने पाकिस्तान को अपना देश मानकर इस देश के लिए खेल भावना से कई कारनामे किए, देश का नाम रोशन करने के लिए लगातार प्रयासरत रहे। लेकिन इसी देश के लोगों ने, इसी देश के मुसलमानों ने, पाकिस्तान के मुसलमान खिलाड़ियों ने, ये जिहादी चेहरे जो आप देख रहे हैं, इन्हीं जिहादी खिलाड़ियों ने अपने ही साथी के साथ धर्म के नाम पर उसके साथ भेदभाव किया। ड्रेसिंग रूम में किस तरह से उन्हें अपमान सहना पड़ा, इस बात का जिक्र दानिश कनेरिया पहले भी कर चुके हैं। दानिश कनेरिया पाकिस्तान के एक ऐसे हिंदू खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने ही देश में भेदभाव धर्म के नाम पर सहा, अपमान सहा। आज जब पाकिस्तान का यह हिंदू खिलाड़ी पहलगाम के हमले की निंदा कर रहा था, उस वक्त भी उसका दर्द सामने झलकता हुआ नजर आया। पाकिस्तान ने किस तरह से धर्म के नाम पर दानिश कनेरिया का अपमान किया, उसके साथ खिलाड़ियों ने उठने बैठने खाने पीने तक के लिए इंकार कर दिया था, क्योंकि उनका धर्म हिंदू था। अंदाजा लगाइए कि धर्म के नाम पर किस तरीके से यहां पर हालात होगी हिंदुओं की। दानिश कनेरिया के साथ जो हुआ था, हम अकेले चैनल थे जिसने सबसे पहले इस सच को दुनिया के सामने रखा था। हमारे कार्यक्रम बिंदास बोल के माध्यम से प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने स्पष्ट रूप से यह बता दिया था कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो सिर्फ धर्म के नाम पर बना और आज भी धर्म के नाम पर ही पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करता है। वो हिंदू चाहे देश के लिए, पाकिस्तान जिनका देश है, जिन्होंने पाकिस्तान को चुना, देश के लिए अगर खेल भावना से अपना योगदान देने के लिए, सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए भी तैयार हो, तो भी उनके साथ दोयम दर्जे का ही व्यवहार हुआ है। दानिश को क्या क्या झेलना पड़ा, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। एक वो हिंदू खिलाड़ी जो पाकिस्तान के लिए खेला, जिसने खेल भावना को अपना धर्म बनाया, जिसने कई विकेट लेके अपने देश को जीत की राह पर आगे किया, लेकिन उसी दानिश कनेरिया को धर्म के नाम पर पाकिस्तान में कितना अपमानित होना पड़ा है, उसका जवाब खुद दानिश कनेरिया ने ही दिया था। वो जवाब क्या था, वो प्रताड़ना क्या थी, वो अपमान क्या था, इसी को समेटती हुई हमारी आज की ये स्पेशल रिपोर्ट।
मजहबी मजार समझ लिया था उसने ड्रेसिंग रूम में। आज शाहिद अफरीदी वही काम स्टेज पर खड़े होकर कर रहा है। नफरत फैलाना, भारत के खिलाफ झूठ बोलना, जहर उगलना, आतंकवादियों का बचाव करना। पहले बल्ले से वो सिक्सेस लगाता था, लेकिन अब जुबान से जहर उगलता है। राम मंदिर हो या कश्मीर हो या भारत की एकता, अफरीदी की हर बात से सिर्फ जहालत और कट्टरता की बदबू आती है। दानिश कनेरिया ने कैसे पाकिस्तान और वहां के जिहादी खिलाड़ियों की पोल खोली, सुन लीजिए। जिस सिलसिले में हम यहाँ जमा हुए, सबने अपना एक वो रखा प्रस्ताव, जैसे उनके साथ ट्रीट किया गया, डिस्क्रिमिनेशन जिसने फेस किया, और एक आवाज़ बुलंद की सबने, जिनके साथ, क्योंकि मेरे साथ भी ये डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है, मेरे कैरियर को तबाह किया है, ख़त्म किया है, और जिसकी वजह से जो इज़्ज़त, इक्वल वैल्यूज़ मुझे मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली पाकिस्तान में, जिसकी वजह से हम यूएस में हैं अभी, और इससे और ज़्यादा हमें मिल सकता था, इज़्ज़त मिल सकती थी मुझे। और सब ने, जो लोग आए हुए थे, उन्होंने सब ने अपना जो है वो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बात करी है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने ट्रीट किया है उनके खिलाफ बात की है। तो मेन मकसद वही था कि अवेयरनेस करवाना था, सबको बताना था, स्पेशली यूएसए को भी हम बताना चाह रहे थे कि कितने लोग सफ़र करते, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उस पर ज़रा एक्शन ले, और जो है काफ़ी चीज़ें हैं उसको देखना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर शाहिद अफरीदी वॉज नंबर 1, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, ढकी चुकी बात नहीं है, वो हमेशा आके मेरे बारे में गलत बात करते हैं। वो अपना टीवी पे कुछ और होते हैं, मीडिया के सामने कुछ और होते हैं। उन्होंने काफ़ी दफ़ा मुझे बोला कन्वर्जन के लिए और कन्वर्ट होने के, तो मेरे साथ हमेशा ज़्यादती होने लगी। परफॉर्मेंस बेस के ऊपर भी मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कभी एक दफ़ा में एक कैटेगरी में आया, तो मुझे एक कैटेगरी में आने पर शाहिद अफरीदी ने बोला कि तेरी औकात कैसी कि तो हमारे साथ खड़ा हो सकता है। तो मतलब सवाल उठा हुआ है, वो इनकी हरकतों की वजह से उठा हुआ है, क्योंकि इनकी हरकतें सही नहीं है ना। अगर मैं कन्वर्ट हो जाता तो मैं तो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाला और पाकिस्तान का कप्तान भी बन सकता था। मेरी परफॉर्मेंस ऐसी थी, आप मेरा स्टैट्स देख ले, डोमेस्टिक का ही देख ले, मेरी 1000 से 25 विकेट, वो मेरे प्रभु के स्थान है। और रियली मैं बस आंखों में आंसू आ जाएंगे, मतलब कि इसी के साथ पहलगाम आतंकी हमले पर दानिश कनेरिया ने वो सवाल पूछ लिया है जो पूरी दुनिया पूछ रही है। अगर पहलगाम आतंकी हमला पाकिस्तान की साजिश नहीं थी तो फिर शहबाज शरीफ चुप क्यों हैं? पाकिस्तानी फौज हाई अलर्ट पर क्यों है? क्या आतंकी अपने बेटे हैं जिनकी सलामती के लिए आप घबराए बैठे हो? पाकिस्तान के लिए ये शर्म से गड़ने के दिन है, लेकिन ये देश तो बेशर्मी में माहिर है। वह देश जो अपने हीरो को भी मजहब के तराजू पर तौलता है, वो टीम जो खिलाड़ी तैयार करने के बजाय कट्टरपंथी प्रचारक पैदा करती है। दानिश कनेरिया अकेले नहीं बोले, दानिश की आवाज में करोड़ों उन अल्पसंख्यकों की पीड़ा बाहर आई है जो पाकिस्तान की जहरीली व्यवस्था के नीचे कुचले जा रहे हैं। और शाहिद अफरीदी जैसे लोग, उनकी सच्चाई अब पूरी दुनिया जान चुकी है। बल्ले से नहीं, अभी अपनी जुबान से जिहाद खेल रहा है और भारत जानता है, न खेल के मैदान में इन्हें छोड़ा था, न अब इन्हें जिहाद के मैदान में बख्शा जाएगा। दानिश कनेरिया ने जो आग लगाई है, अब इसे दुनिया बुझने नहीं देगी। अब वक्त आ गया है पाकिस्तान और उसके जहरीले ब्रांड एम्बेसडर का असली चेहरा हर मंच पर नंगा किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। तो दानिश कनेरिया ने वो सच दुनिया के सामने रखा जिसे दुनिया जानती तो रही, लेकिन स्यूडो सेक्युलरिज्म के नाम पर सबने मौन धारण कर लिया था। लेकिन आज वो सच एक बार फिर से चीख चीख कर सामने आ चुका है। पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हैं। ये तो सिर्फ आतंकियों का ही देश है। और अभी क्या कह रहे थे शाहिद अफरीदी कि भारत आने से डर लगता था, थ्रेट्स मिलते थे। शाहिद अफरीदी, हम तुमसे पूछते हैं कि भारत में कब, किस टीम पर आतंकी हमला हुआ? लेकिन जरा अपना इतिहास खोलकर देख लेना कि श्रीलंका की टीम पर किस तरह से तुम्हारी ही धरती पर आतंकियों ने खुलेआम आतंक का वो खेल खेला था जिसे दुनिया आज तक नहीं भूली है। भारत शांति का देश रहा है, लेकिन हमारी शांति को हमारी कमजोरी मत समझना, क्योंकि हम वो देश हैं जो छेड़ने पर छोड़ते नहीं हैं और अब तुम्हें भी छोड़ेंगे नहीं, ये वादा है। तो भारत तैयार है अपने दुश्मन को उसकी असली हैसियत याद दिलाने के लिए, और किस तरह की तैयारी है इस पर बात करें उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है।
ब्रेकिंग न्यूज क्या कह रही है इस वक्त के युद्ध की धमकी देने वाली पाक सेना में खलबली है। पाक आर्मी चीफ मुनीर लापता बताया जा रहा है। परिवार के साथ विदेश भागा था मुनीर, ये कहा जा रहा है मुनीर का अता पता नहीं है। पाक आर्मी चीफ मुनीर आसिफ मुनीर इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। यह खबर आ रही है युद्ध की धमकी देने के बाद से ही युद्ध की धमकी देने वाली पाक सेना में खलबली मची हुई है। एक के बाद एक इस्तीफे हो रहे हैं और अब खबर यह भी आ रही है कि पाक आर्मी चीफ मुनीर लापता है और यह कहा जा रहा है कि पहले ही उसने अपने परिवार को विदेश भगा दिया था और अब खुद भी पाकिस्तान छोड़कर भाग खड़ा हुआ है। यह है भारत जिसने सीधे तौर पर पाक आर्मी चीफ को भी पाकिस्तान छोड़ने के लिए किस तरह से बता दिया, पाकिस्तान छोड़ने को मजबूर हो गया मुनीर, क्योंकि उसने भारत को ललकारा था। और भारत को जब ललकारा जाता है और भारत अपने पर आता है तो अच्छों की किस तरह से पेशानी पर बल आता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खबर ये आ रही है कि पहले परिवार को भगाया और अब खुद पाक आर्मी चीफ आसिफ मुनीर लापता है और ये कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान छोड़कर भाग खड़ा हुआ है। तो पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद अब सुरक्षा बलों ने सीधे तौर पर आतंक के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान छेड़ दिया है। बैसरन घाटी के घने जंगलों में मौजूद प्राकृतिक गुफाएं, जिनका इस्तेमाल आतंकी लंबे समय से अपनी साजिशों के लिए कर रहे थे, अब सेना के निशाने पर है। ऑपरेशन क्लीन के तहत एक एक गुफा को तलाशा जा रहा है। आतंक के हर ठिकाने को ध्वस्त किया जा रहा है। सुरक्षा बलों का साफ संदेश है, अब ना कोई गुफा बचेगी ना कोई साजिश। बैसरन की घाटियों में आतंकियों की कोई भी पनाहगाह अब सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा बलों की सख्त कार्रवाई के चलते आतंकवादियों के छिपने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। सेना हर गुफा को जमींदोज कर रही है ताकि भविष्य में कोई भी आतंकी ताकत इन इलाकों का इस्तेमाल न कर सके। सेना का इरादा स्पष्ट है, अब न आतंक बचेगा न आतंकियों के लिए कोई सहारा। भारत ने ठान लिया है कि पहलगाम जैसे हमलों को दोबारा नहीं दोहराने दिया जाएगा। अब आतंक के हर अड्डे पर ताबड़तोड़ कार्रवाई होगी। और जब कार्रवाई की बात हो रही है तो इस वक्त कैसी कार्रवाई चल रही है, ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर ब्यूरो चीफ रोहिल बशीर ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है, जिसे आपको भी जरूर देखना चाहिए। लगातार हम बैसरन घाटी की ओर जो है वो इस वक्त जाने की कोशिश करेंगे और आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो आतंकवादी है वो यहाँ पर इन घने जंगलों का सहारा लेते हैं और उसके बाद इस तरीके की कायराना हरकत को यहाँ पर अंजाम देने की में सफल होते हैं। और खास तौर पे जो इन जंगलों की बात करें तो लगातार ये आतंकवाद के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है बनता है, क्योंकि इन जंगल में उनको छुपने की जगह होती है। इन जंगलों में उनको ढूंढने के लिए सुरक्षा बल के जवानों को काफी ज्यादा मेहनत जो है वो करनी पड़ती है। मेरा कैमरामैन चंदन आपको दिखाने की कोशिश करेगा कि कितना ज्यादा जो टफ टेरेन है इस रास्ते का, ये जंगल का जो बैसरन का इलाका है। और यहाँ पर अक्सर यही चैलेंजिंग रहता है सुरक्षा बल के जवानों के लिए कि ऐसे ऑपरेशंस को किस तरीके से यहाँ पर अंजाम दिया जाए। इस वजह से यहाँ पर लगातार जो है चॉपर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये बैसरन घाटी है, ऊपर लगभग 500 मीटर ऊपर जो है यहाँ पर कॉर्डन जो है सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आप चंदन आपको दिखाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है ये टफ ट्रेन है। यहाँ पर कहीं ना कहीं सुरक्षा बल के जवानों को काफी ज्यादा चैलेंजिंग हुआ सिचुएशन जो है उसका सामना करना पड़ता है। लेकिन अक्सर आतंकवादी इन ही इलाकों में पनाह लिए हुए होते हैं, क्योंकि पीर पंचाल के इलाकों में भी हमने देखा कि किस तरीके से आतंकवादी वहां पर छुप छुप के हमला करते हैं और उसके बाद ऐसे ही घने जंगलों में जो है भागने में सफल रहते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि इसी तरीके की सिचुएशन जो है यहाँ पर इस बैसरन घाटी में हुई है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से इस कायराना हरकत को अंजाम दिया गया है उसके बाद लगातार ऑपरेशन तो एक तरफ से जारी है, लेकिन दूसरी जानब से हम आपको दिखाने की ये कोशिश करेंगे कि कैसे इन आतंकवादियों को इन घने जंगलों में काफी ज्यादा मदद मिलता है, क्योंकि ये टफ
ट्रेन, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये टफ ट्रेन है। उसके बाद आतंकवादी जो है यहाँ पर आराम से किसी भी जगह छुप सकते हैं, किसी भी जगह वो अपना हाइड आउट जो है वो बना सकते हैं। फिलहाल ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। ये बैसारन घाटी है जहां से आप जो है तस्वीरें एक्सक्लूसिव सुदर्शन टीवी पे दिखा रहे हैं, और चंदन आपको दिखा रहा है कि जहां पर अभी भी आज ऑपरेशन जो है 7वें रोज भी जारी है और आतंकवादियों की खोज जो है वो लगातार की जा रही है। तो लगातार सुदर्शन न्यूज की टीम जो है इस बैसारन घाटी में मौजूद है और आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इन जंगलों में जो है अक्सर जो नेचुरल केव्स यहाँ पर होते हैं, जो यहाँ पर सुरंगें होती है उस तरीके से की वहां पर किस तरीके से जो आतंकवादी है वो छुप सकते हैं और उसके बाद इस तरीके की कायराना हरकतों को अंजाम दे सकते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, चंदन आपको दिखाएगा कि ऐसे ही नेचुरल केव्स जो है पूरे इस बैसारन घाटी में जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि इन्हीं सुरंगों का, इन्हीं जो नेचुरल केव्स है, इनका इस्तेमाल जो है इस आतंकवादी हमले में किया गया है। और ऐसे ही लगातार ये जो पूरी पहाड़ी है, ये जो पूरा बैसारन घाटी है, इस तरीके की जो नेचुरल केव्स है वो आपको हर जगह मिलेगी। तो इस तरीके से लगातार जो आतंकवादी है ऐसी नेचुरल केव्स का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद ऐसे कायराना हरकत को यहाँ पर अंजाम देते हैं, उसके बाद एस्केप होने में वो काफी ज्यादा उनको मदद देता है। लेकिन सुरक्षा बल के जवान क्या कर रहे हैं, वो जैसे जहां भी नेचुरल केव दिखता है, जहां भी इस तरीके का जो केव है वो दिखता है, उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाता है ताकि कोई आतंकवादी इन नेचुरल केव्स में ना घुस पाए। लेकिन ये बैसारन घाटी है जहां पर हम मौजूद है, सुदर्शन न्यूज की टीम मौजूद है और आपको हर एक एंगल यहां पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस आतंकी हमले को, कायराना हरकत को यहां पर आतंकवादियों की तरफ से अंजाम दिया गया और किस तरीके से यहां पर नेचुरल केव्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ऐसे हमलों को यहाँ पर अंजाम दिया जा सके। तो आपने देखा तस्वीरों में कि किस तरीके से इस जंगल में, इस बैसारन घाटी में इस वक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है और रास्ता भी आपने देखा कि कितना ज्यादा कठिन इसके ऊपर जो है जाना पड़ता है, कितना कठिन रास्ता है। और इसी रास्ते से इस वक्त ऑपरेशन जो है वो लगातार चलाया जा रहा है और इस तरीके का रास्ता जो है बराबर बैसारन घाटी तक देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ कुछ नदी नाले हैं वो इस बैसारन घाटी में जो है आपको जो है रास्ते में नजर आएंगे और दूसरी जानिब से इस तरीके की नेचुरल केव्स जो है वहां पर आपको नजर आएगी। और इस तरीके का जो हमला यहाँ पर हुआ है, ऐसा माना जा रहा है कि ऐसी जो नेचुरल केव्स है उनका यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। ये चंदन आपको दिखाएगा, ये इस तरीके की नेचुरल केव्स जो है पूरे इस जंगल वाले इलाके में मौजूद है, बैसारन घाटी में मौजूद है और इन्हीं केव्स का इस्तेमाल यहाँ पर आतंकवादी कर रहे हैं। उसके बाद हमला करने में सफल होते हैं और उसके बाद भागने में भी कामयाब होते हैं। ये यहाँ पर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ये नाला है जो है, गहरे नाले इस तरीके के जो है बैसारन घाटी तक आपको नजर आएंगे और पूरी तरह से जो है यहाँ पर आप ये कोशिश है कि जितने भी आतंकवादी इस कायराना हरकत में मुलविस है उनको जल्द से जल्द जो है वो ढूंढ निकाल कर न्यूट्रलाइज किया जाए। थोड़ी सी एक और तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का रास्ता, किस तरीके का कठिन रास्ता जो है इस बैसारन घाटी में आपको नजर आएगा। और इस बैसारन घाटी में ये आतंकवादी हमला जो है उसको अंजाम दिया गया है और इस वक्त ये मुझे जानकारी मिल रही है कि लगभग 5000 से ज्यादा सुरक्षा बल के जवान इस बैसारन घाटी में इस वक्त ऑपरेशन चला रहे हैं और उनकी तरफ से यही कोशिश है कि जल्द से जल्द उन सभी आतंकवादियों को जहन्नम तक पहुंचाए। कैमरा पर्सन चंदन के साथ रोहिल बशीर, सुदर्शन टीवी, बैसारन घाटी, पहलगाम। तो हर आतंकी साजिश को ध्वस्त करने के लिए सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। सुरक्षा जवान लगातार उन इलाकों को घेर चुके हैं और उन इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं जहां पर ये आतंकी सुअर छिपे हुए हैं। और इसलिए जरूरत है कि हम अब एकजुट होकर एक आवाज में ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे आतंकियों के खिलाफ, ऐसे आस्तीन के सांपों के खिलाफ आवाज बुलंद करें जो भारत को लगातार अशांत करना चाहते हैं। और इसीलिए जरूरत है उस सोच की भी जो सोच हमारे वीर सपूतों में हुआ करती थी, सोच राष्ट्रवाद की, सोच राष्ट्र सर्वोपरि की। राष्ट्रवाद की जब हम बात कर रहे हैं तो अब हम बात एक ऐसे महानायक की करने वाले हैं, एक ऐसे वीर सपूत की करने वाले हैं जिनके रग रग में राष्ट्रवाद और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना ही दौड़ा करती थी। बात कर रहे हैं पेशवा बाजीराव बल्लाल की, जिनकी आज पुण्यतिथि है।
हिंदवी स्वराज के वो महानायक जिनकी तलवार ने इतिहास की धारा ही बदल दी। पेशवा बाजीराव बल्लाल एक ऐसे योद्धा जिन्होंने 41 युद्ध लड़े और कभी हार नहीं मानी। उनकी युद्ध नीति, साहस और राजनीति की चतुराई ने हिंदू धर्म और संस्कृति को बचाए रखा। एक नायक जिनकी वीरता से आज भी पूरा हिंदुस्तान प्रेरित है। आइए जानते हैं ऐसे ही पेशवा बाजीराव की अद्भुत वीरता और युद्ध कौशल के बारे में, जो हर भारतीय के दिल में आज भी जीवित है। ये कहानी है उस वक्त की जब मराठा साम्राज्य का ध्वज छत्रपति शाहू महाराज के हाथों में लहरा रहा था, जिनके पेशवा वो थे जिन्होंने 10 साल में आते हिंदुस्तान पर हिंदू राष्ट्र का ध्वज लहरा दिया था। तलवार में बिजली सी चमक, इरादों में हिमालय की विराटता, चेहरे पर मराठों का तेज और आंखों में एक ही सपना, दिल्ली के तख्त पर लहराता हुआ हिंदुओं का भगवा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुशल नेतृत्व, बेजोड़ राजनीति और अपने अकल्पनीय युद्ध कौशल से इतिहास के किसी भी साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री के रूप में विख्यात इस हिंदू योद्धा का नाम है पेशवा बाजीराव बल्लाळ। 18 अगस्त 1700 को महाराष्ट्र के रायगढ़ में जन्मे बाजीराव बल्लाळ केवल 13 वर्ष की आयु में ही रणभूमि में उतरे थे। उनके पिता पेशवा बालाजी विश्वनाथ के महानिर्वाण के बाद कई लोग पेशवा के पद पर अपना दावा ठोक रहे थे, लेकिन पूरे दरबार में एक ही आवाज आ रही थी कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में एक ही तलवार है जो समस्त मराठा साम्राज्य और पेशवा की पगड़ी का मान रख सकती है। और उसी आवाज को सुनकर छत्रपति शाहू महाराज जी ने क्षमता को देखकर बाजीराव बल्लाळ को 1720 में हिंदवी स्वराज का पेशवा बना दिया। पेशवा बाजीराव हिंदुस्तान के इतिहास के एकमात्र सेनानायक थे जिन्होंने अपने 20 साल के शासनकाल में 41 युद्ध लड़े और एक में भी परास्त नहीं हुए। उनके पराक्रम का भय इतना था कि कई युद्ध तो उन्होंने तलवार की मुट्ठी को हाथ लगाए बिना ही जीत लिए। 41 किलो की 2-2 फिरंगी तलवार लेकर वे रणभूमि में उतरते थे। जब हिंदुस्तान के अधिकतर क्षेत्र पर इस्लामिक आतंकवादियों का कब्जा था, तब देश भर में अन्य राज्यों के सेनापति मुगलों के गुलाम थे या अपने राज्यों की सीमा के बचाव में लगे थे। लेकिन इस कठिन परिस्थिति में भी पेशवा बाजीराव हिंदवी साम्राज्य के रक्षा के साथ साथ दुश्मन के जड़ों पर अत्यंत आक्रामकता एवं युद्ध कौशल के साथ प्रहार कर रहे थे। अपनी धरती अपना राज, छत्रपति शिवाजी का एक ही सपना, हिंदू स्वराज जैसा नारा देकर अपने सेना में जोश भरने वाले पेशवा बाजीराव इतिहास के सबसे तेज घुड़सवार थे। जहां पुणे से दिल्ली का प्रवास करने के लिए 10 दिन लगते थे, तो वही पेशवा बाजीराव को केवल 2 दिन। एक बार क्रोधित होकर तो उन्होंने अकेले ही निजाम के बेटे पर आक्रमण करके इस विशाल सेना को परास्त किया। अपनी छोटी सी आयु में दक्षिण से लेकर उत्तर तक उन्होंने हिंदू साम्राज्य का विस्तार किया। ऐसे महान अजय योद्धा जिनकी चाणक्य नीति और साहसी पराक्रम के कारण हमारा हिंदू धर्म, संस्कृति और सीमा टिक सकी, ऐसे महान सेनापति पेशवा बाजीराव बल्लाळ को हमारा कोटि कोटि नमन। तो भारत माता के इस वीर सपूत को हमारा भी शत शत नमन। जनमत पे आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय